उदाहरण के लिए सामान्य सेवा में कुछ दिन रहने के बाद कुछ सदस्य सीमा शुल्क में जाकर न्यायाधीश बन जाते हैं और कुछ दूसरे न्यायिक सेवा में जाकर न्यायाधीश बन जाते हैं और कुछ दूसरे कार्यपालक और राजस्व विभागों में ही बने रहते हैं। क्या हम ऐसी सेवा रखना चाहते हैं जो वैसी विशिष्ट ना हो जैसी हम शुरू से चाहते हैं? जैसा कि मैंने अपनी सामान्य टिप्पणियों में कहा है, यह संभव है कि नया संविधान आने पर एक ही सेवा जैसे भारतीय सिविल सेवा के स्थान पर सेवाओं की श्रेणियां फिर से बनाना आवश्यक हो जाए। भारतीय सिविल सेवा ने अतीत में अच्छा कार्य किया है, लेकिन अब वह कुछ हद तक पुरानी पड़ गई है और शायद कुछ ही दिनों बाद और भी पुरानी प्रतीत होने लगे। प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार की प्रणाली अपना कर हम ऐसी स्थिति को जारी नहीं रखे हुए हैं, बल्कि उसे अस्थायी रूप प्रदान नहीं कर रहे हैं, जो आज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती? डॉक्टर अंबेडकर, इस प्रश्न पर एक से अधिक दृष्टिकोणों से विचार करना होगा। सबसे पहला दृष्टिकोण है प्रांतीय स्वायत्तता का। हम एक ऐसे संविधान का निर्माण कर रहे हैं जिसमें हमारा प्रांतों को यथासंभव अधिक से अधिक प्रांतीय स्वायत्तता देने का प्रस्ताव है और मुझे लगता है कि कोई भी प्रांत जिसे अपने क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवा पर नियंत्रण रखने का अधिकार ना हो, प्रांतीय दृष्टि से स्वायत्त नहीं माना जा सकता। एक और दृष्टिकोण जो बहुत महत्वपूर्ण है, वित्त है। जब हमारी यहाँ अखिल भारतीय सिविल सेवा है तो उसके वेतनमान भी नियत हैं। वेतन, पारिश्रमिक और अन्य विशेष अधिकारों का स्तर ऐसा है जो विभिन्न प्रांतों से बहुत अलग अलग है। ऐसी सिविल सेवा जो बम्बई या बंगाल के लिए महंगी ना हो, छोटे और गरीब प्रांतों के लिए जैसे असम, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पंजाब के लिए महंगी हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि यदि इन प्रांतों को अखिल भारतीय स्तर की सेवा से कुछ कम दक्ष सेवा दे दी जाए तो भी वे संतुष्ट हो जाएंगे। जब वित्त पर उनको अधिकार होगा तो उन्हें जिस स्तर के बुद्धिमान और दक्ष अधिकारी उपलब्ध होंगे, वे उनके प्रयोजन के लिए पर्याप्त होंगे। अंत में जहाँ तक विशेषता का प्रश्न है, मैं भी श्री बसु से सहमत हूँ। मेरी समझ में यह नहीं आता कि भारतीय सिविल सेवा जैसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने भर से किसी व्यक्ति में किसी विशिष्ट विभाग में सेवा करने की सामर्थ्य कैसे आ जाती है। जिस व्यक्ति ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा गणित को विशेष विषय के रूप में लेकर पास की हो, संभव है कि उसे कृषि विभाग या भारतीय मुद्रा विभाग में नियुक्त कर दिया जाए। हमारे यहाँ तो ऐसी सेवा व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें भाग लेने वालों के लिए केवल एक नियत स्तर की शिक्षा ही सुनिश्चित ना हो, बल्कि उसके सदस्यों में किसी क्षेत्र विशेष का विशिष्ट ज्ञान भी होना चाहिए। मेरा मत है कि इनमें से कुछ सेवाओं का अखिल भारतीय स्वरूप अब समाप्त हो जाना चाहिए और प्रांतों को यह स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए कि वे चादर देकर पांव पसार सकें। माननीय ए.पी. पात्रो, डॉक्टर अंबेडकर ने जो आपत्ति उठाई है वह बहुत प्रासंगिक है। अध्यक्ष, श्री बसु ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर जो मत प्रकट किया है उस पर भी स्पष्ट रूप से विचार किया जाना चाहिए। हमें यह बात बड़ी सावधानी से स्पष्ट करनी चाहिए कि भारतीय सिविल सेवा में भर्ती के लिए सिफारिश करते समय हम भारतीय सिविल सेवा को जो अच्छी तो है लेकिन उसे निर्दोष सही नहीं मानते या उसे कोई ऐसी चीज नहीं समझते जिसे इसके वर्तमान रूप में हमेशा के लिए बनाए रखा जाए। उसका पुनर्गठन करने या नया रूप प्रदान करने के लिए जो कुछ संभव हो करना आवश्यक है,
जो महानुभाव डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के हैं, उनका सुझाव है कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए, उनके स्थान पर छोटी प्रांतीय सेवाएं गठित की जाएं। डॉक्टर अंबेडकर: मैं समझता हूं कि मुझे अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर देना चाहिए। इस समिति के शेष सदस्यों की तरह मेरा भी यह मत है कि सेवा में यूरोपीय मूल का होना आवश्यक है, लेकिन मैं नोबल लॉर्ड जेटलैंड के इस मत से सहमत नहीं हूँ। यदि सेवा को प्रांतीय बना दिया गया तो उससे भर्ती का स्रोत ही सूख जाएगा। अध्यक्ष: सुझाव यह है कि हमें 1939 या जो भी तारीख आप चाहें तय कर देनी चाहिए। तारीख में कोई जादू तो होता नहीं। सुझाव केवल कोई तारीख निश्चित करने और यह स्पष्ट बताने देने के लिए है कि इसके बाद इस मामले पर भारत सरकार विचार करे। यह सुझाव मैंने इसलिए रखा है कि इस पर सभी सहमत हो सकें। डॉक्टर अंबेडकर: मेरा मत यह है कि आपकी सिफारिशें केवल भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस सेवा पर ही लागू होनी चाहिए। अध्यक्ष: मैं इससे सहमत हूँ और इसे स्पष्ट कर दूंगा। तीसरी बैठक 8 जनवरी 1931। डॉक्टर अंबेडकर महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि भावी भारत सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए कोई समिति गठित की जाए या नहीं, इस प्रश्न पर तो मेरी कोई पुख्ता राय नहीं है, लेकिन दो मामले ऐसे हैं जिन पर मेरा दृढ़ मत है। पहला तो यह है कि मेरे विचार में अब वह समय आ गया है जब सभी विभागों के व्यक्तियों के लिए एक समान भारतीय सिविल सेवा के स्थान पर इसके बाद से सेवाओं के विस्तारीकरण के लिए कोई प्रावधान किया जाए, जिसमें दक्षता इस समय की अपेक्षा कहीं बेहतर ढंग से प्राप्त की जा सके। मैं भारतीय सिविल सेवा की क्षमता के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे विचार से यह बात आमतौर पर मानी जाती है कि यह एक सक्षम सिविल सेवा है, लेकिन इसके बावजूद मेरा यही मानना है कि जिस प्रकार का प्रशिक्षण भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों को दिया जाता है, वह कुछ तकनीकी अथवा कतिपय विशिष्ट विभागों में कुछ विशिष्ट कर्तव्यों के निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं होता। परिणाम स्वरूप यह आवश्यक है कि भारतीय सिविल सेवा को पुनः संगठित किया जाए ताकि हम इस सेवा में कुछ अधिक दक्षता ला सकें। यह एक ऐसी बात है जिसके संबंध में मेरी धारणा बड़ी प्रबल है। दूसरी बात जिसके बारे में मेरी धारणा और भी प्रबल है वह यह है कि यद्यपि हम सब इस बात पर एक मत हैं कि भारतीय सिविल सेवा में भारतीयकरण होना चाहिए और भारतीय सिविल सेवा में उससे कहीं अधिक तेजी से भारतीयकरण होना चाहिए जितना अब तक सोचा गया है। मेरी समिति से निवेदन है कि इस मुद्दे पर यदि भारतीय करदाता के दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो यह कहीं अधिक आवश्यक हो जाता है कि यह भारतीयकरण सेवा के कार्मिकों में परिवर्तन की हद तक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह ऐसा भारतीयकरण होना चाहिए जिसके फलस्वरूप भारतीय करदाता का भार कुछ कम हो जाए। भारतीय सिविल सेवा के भारतीय मूल और भारतीय सिविल सेवा के यूरोपीय मूल के बीच पारिश्रमिक वेतन, मूल वेतन और पेंशन तथा अन्य सुविधाओं के कुछ भेद होने चाहिए। मैं इस संबंध में समिति का ध्यान लंका के संविधान के लिए अनोफमोड़ आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की ओर दिलाना चाहता हूँ। संविधान के पृष्ठ 133 पर उन्होंने सिफारिश की है कि लंका सरकार इसके बाद से एक वेतन आयोग नियुक्त करे और उसे वेतन आयोग के संबंध में यह सुस्पष्ट सिफारिश करे कि लंका सिविल सेवा में यूरोपीय तत्व और लंका सिविल सेवा के लंकाई मूल के पारिश्रमिक में भेद रखा जाए और उन्होंने इसका औचित्य इस प्रकार प्रतिपादित किया है। मामले के गुणावगुण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि लोक सेवकों
के दोनों वर्गों को समान आधार पर पारिश्रमिक देने का कोई तार्किक औचित्य नहीं है। एक वर्ग में ऐसे लोग हैं जो शीतोष्ण जलवायु से, जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, बहिष्कृत करके उष्णकटिबंधीय देश में, जो उनके देश से हजारों मील दूर स्थित हैं, तैनात किए गए हैं। वह देश ऐसा है जिसमें उनके लिए अपने बच्चों का पालन पोषण असंभव है और जिसके कारण उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियमित अंतरालों पर छुट्टी लेकर स्वदेश जाएं। वह देश जिसकी सेवा में वे न केवल दोहरी घर गृहस्थी को चलाने में आने वाली कठिनाइयों को झेलने के लिए बाध्य होते हैं, अपना स्वास्थ्य खतरे में डालते हैं और अपने पारिवारिक संबंधों को बलि देते हैं, बल्कि कुछ खर्च करके जीवन तथा अतीत को वे स्तर बनाए रखते हैं जो उनकी अपनी सेवा की परंपराओं के अनुरूप हो, जो सवा सौ से अधिक वर्षों से एक महान साम्राज्यिक शक्तियों की प्रतीक रही है। दूसरी ओर उन्हीं के साथी वे लोग हैं जो स्वदेश में रहते हैं और काम करते हैं, उनके घर बार पास में ही हैं, उन्हें मौसम की परेशानियां नहीं उठानी पड़ती, उन्हें अपने यूरोपीय सहयोगियों पर लदे आर्थिक भार का केवल अल्पांश ही झेलना पड़ता है। यह जाहिर है कि लोक सेवकों के पहले वर्ग को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वेतन दिया जाना चाहिए, जो उनके कार्य के वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक हो, क्योंकि उन्हें अपने कार्य निष्पादन में व्यक्तिगत जोखिम ही नहीं उठाना पड़ता बल्कि त्याग भी करना पड़ता है। इस बात का कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं है कि पूर्वोक्त वर्ग को जो मुआवजा दिया जाना आवश्यक है वह पश्चोक्त को भी दिया जाए। मैं समझता हूँ ये टिप्पणियां इतनी ही जोर के साथ भारत की परिस्थितियों पर भी चरितार्थ होती हैं। यदि यह उपसमिति इन दो मुद्दों को स्वीकार कर लेती है जो मैं उसके सामने पेश कर रहा हूँ, अर्थात भारतीय सिविल सेवा विविधीकरण की आवश्यकता और भारतीय सिविल सेवा में दोनों मूलों के बीच पारिश्रमिक में विभेद की आवश्यकता, तो मेरे विचार में इसका आवश्यक परिणाम यही होगा कि किसी संगठन की स्थापना की जाए जो भारत सरकार को इन सिफारिशों को कार्य रूप देने में सलाह दे सके। इन्हीं कारणों से मैं उस सुझाव का समर्थन करता हूँ कि नए संविधान के प्रभावी हो जाने के बाद भारत सरकार को ऐसी समिति की स्थापना का अधिकार दिया जाए जिसकी सिफारिश मद संख्या 6 में की गई है। अध्यक्ष, क्या मैं उपसमिति के मार्गदर्शन के लिए यह बात कह सकता हूँ कि चूंकि हमारे विचारार्थ विषयों के अंतर्गत वे संबंध आते हैं जो सेवाओं के नए राजनीतिक ढांचे के साथ होंगे, इसलिए जाहिर है कि हम बेतवा नदी के प्रश्न पर सविस्तार चर्चा नहीं कर सकते। फिलहाल अधिकारियों के वेतन में जो भेद है उसका आधार गैर एशियाई अधिवास है। मेरा ख्याल है कि आप सभी यह जानते हैं। इससे जो अंतर पड़ता है वह यह है कि जो गैर एशियाई अधिवासी हैं उन्हें समुद्र पारीय वेतन मिलता है जिसमें लगभग 300 पाउंड की वृद्धि होती है। डॉक्टर अंबेडकर, मैं समझता हूँ कि मुद्दे का इससे दूर का भी वास्ता नहीं। आप यूरोपियों के वेतन में वृद्धि करके इस प्रकार का भेद पैदा कर सकते हैं, लेकिन इससे भारतीयों को कोई राहत नहीं मिलेगी। माननीय एपी पात्रो, मैं समझता हूँ डॉक्टर अंबेडकर ने जो कारण दिए हैं उनसे मद संख्या 6 में उठाए गए 2 प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। मेरा विचार है कि उन्होंने भारतीयकरण के विषय में जांच पड़ताल के लिए अपना पक्ष बड़े जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने जो प्रसंग उठाया है वह यह है कि सही प्रकार की रंगरूट आकर्षित करने के लिए क्या शर्तें दरकार होंगी। यह बड़े महत्व की बात है। यदि समिति का यह मत हो कि श्रेष्ठ व्यक्तियों को आकर्षित
करने के लिए वर्तमान शर्तों में कुछ फेरबदल किया जाए और उन्हें नया रूप दिया जाए तो समिति मामले के उस पक्ष पर भी विचार करेगी और उसके लिए एक समिति का गठन आवश्यक होगा। दूसरी विशेष बात यह है कि यह कहा जाता है कि भावी भारत सरकार को इस मामले की छानबीन करने का अधिकार होना चाहिए और यह देखते हुए कि उस समय उभरने वाली परिस्थितियों में क्या आवश्यक होगा। मुझे आशंका है कि यह धारणा बनी हुई है कि भावी भारत सरकार में ऐसा भारी परिवर्तन हो जाएगा कि मंत्रीगण वर्तमान प्रणाली में क्रांति लाने का भरसक प्रयास करेंगे। इस बात को हम जितनी जल्दी भूल जाएं उतना ही हमारे लिए लाभप्रद होगा।